Good morning. Today we will be discussing about the sag and tension calculation in the in the transmission line. हम लोगों ने अभी तक लाइन पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया, उसके बाद कोरोना का इफेक्ट देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी जाते हैं। फिर बाद में कुछ हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में एबीसीडी पैरामीटर्स का देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे सैग एंड टेंसल कैलकुलेशन इन द ट्रांसमिशन लाइन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये सैग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली सैग क्या है, ट्रांसमिशन लाइन जब भी आप इरेक्ट कीजिएगा तो उसके बीच में क्या होता है कि वायर जो है वो एक सैग कर जाता है। ठीक है, स्ट्रेट वायर नहीं रहता है। अब ये स्ट्रेट वायर क्यों नहीं रहता है या क्यों नहीं रखना है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या है कि डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट। दो सपोर्ट है, ठीक है, दो सपोर्ट है, दो सपोर्ट के बीच में जो वायर आपका इरेक्ट होगा, उस वायर वो वायर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सैग वैल्यू ले लेगा। ठीक है, और उसी के लोएस्ट पॉइंट को बोला जाता है सैग। ठीक है, चलिए इसको मैं फिगर से थोड़ा देखें। सो ये देखिए, ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में एक यहाँ पोल है, एक यहाँ पोल है। ठीक है, बहुत सारे पोल्स रहेंगे पर दो पोल के बीच में वायर क्या रहेगा, ऐसे सैग करता रहेगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं लटकता है। ठीक है, वायर में आप क्या करें, यहाँ पे टावर है, इंसुलेटर के थ्रू से आइसोलेट किए हैं। इधर एक और टावर है, उसको भी इंसुलेटर के थ्रू आप आइसोलेट किए हैं। उसके बाद क्या है, इन दोनों के बीच में वायर को आपने इरेक्ट किया है। तो इरेक्ट जब करते हैं वायर तो एकदम स्ट्रेट क्यों नहीं रहता है, या स्ट्रेट रखने से क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस होगा, जो उसी को सैग बोला जाएगा। इसको यहाँ एस से डिनोट किया है। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन इरेक्ट करते हैं तो हम लोग के पास दो चीज़ें रहती है, जो यहाँ पे मैंने इस एक पैराग्राफ से एक्सप्लेन किया है कि दो चीज़ें रहती है। पहला चीज़ क्या रहता है कि हमें कंडक्टर के कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, तो कंडक्टर के कॉस्ट को कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वायर को टाइट रखेंगे। ठीक है, जितना टाइट वायर रखेंगे कंडक्टर का कॉस्ट कम होता जाएगा। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ है, कंडक्टर का कॉस्ट भी कम होगा, वायर टाइट रखेंगे तो वेट कम होगा, प्लस वायर का जो लेंथ है वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों फायदा होता है कंडक्ट सैग न रखने से। ठीक है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि काफ़ी अगर टाइट वायर रहेगा तो उस केस में क्या होता है कि वेदर चेंज होने की वजह से उस जगह पे क्या हो सकता है, टेंशन, वायर में डेफिनेटली टेंशन रहेगा। तो टेंशन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर अगर चला जाएगा तो वायर क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए हम लोग टेंशन को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सैग कम करेंगे तो टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। सैग बढ़ाएंगे तो टेंशन क्या होगा, कमेगा। ठीक है, इसी के बीच में हमें क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा कि कंडक्टर डिस्टेंशन एंड मिनिमम सैग आर नॉट पॉसिबल। एक ही समय में कंडक्टर का टेंशन कम करना और मिनिमम सैग करना, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सैग को भी बनाते हैं और टेंशन को भी कम करते हैं। ठीक है, समझ में आए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि दो टावर है, टावर एट पोजीशन ए एंड टावर एट पोजीशन बी। हमने क्या किया, वायर को इरेक्ट करके रखा है। वायर को इरेक्ट करने से क्या हो रहा है, अब वायर को हम जो इरेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टाइट एकदम, ये जो इस तरीके से कैटेनरी स्ट्रक्चर या पैराबोलिक स्ट्रक्चर जो लिया है वो ना लेके एकदम वायर हम एकदम स्ट्रेट लाइन रख सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन रखने से क्या डिसएडवांटेज है, सैग क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, नो जीरो हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम वायर में क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा। तो टेंशन बढ़ने से मैकेनिकल फेलियर हो सकता है कंडक्टर का।
ठीक है। साथ साथ क्या है कि अगर मान लीजिए टेंशन को कम कर रहे हैं हम, तो टेंशन कम करने के चक्कर में हम सैग को बढ़ा रहे हैं। सैग बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्टर का कॉस्ट तो बढ़ेगा। साथ साथ कंडक्टर का जब कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा कि आप जो टावर आप इरेक्ट करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा रखना होगा, टावर का हाइट बढ़ेगा ना, क्योंकि देखिए कंडक्टर इस शेप में अगर आता है तो ग्राउंड क्लियरेंस क्या होगा, ग्राउंड और इस ओ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये भी तो एक सफिशिएंट वैल्यू रखना है, क्योंकि आपको आपको पता है कि कंडक्टर से हाई टेंशन हाई हाई वोल्टेज जा रहा है, तो उसकी वजह से टावर का हाइट बढ़ाना होगा। तो इधर टावर का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा अगर टेंशन को कम करते हैं हम। ठीक है, ये सारा चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज किया जाता है जहाँ पे टेंशन भी बहुत ज़्यादा ना हो और सैग भी बहुत ज़्यादा ना हो। इसीलिए सैग कैलकुलेशन और टेंशन कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन के डिज़ाइन में। इसी को मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, सो चलिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशन से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान रख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ए और बी। सो ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट और ए पॉइंट या ओ पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो गया सैग। ठीक है, तो इसमें चार चीज़ें ध्यान रखना है। पहला ये है कि देखिए टावर जब लोग इरेक्ट कर रहे हैं, टावर में वायर जब इरेक्ट कर रहे हैं तो एक तरह का ये किटेनरी या पैराबोलिक स्ट्रक्चर, किटेनरी क्या है कि एक तरह का यू शेप स्ट्रक्चर होता है, और पैराबोलिक आपको पता है y इक्वल टू mx। ठीक है, तो ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है, y इक्वल टू mx स्क्वायर। हाँ, तो ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है। तो पैराबोलिक स्ट्रक्चर एक होगा और एक केटेनरी स्ट्रक्चर, केटेनरी में एकदम यू शेप हो जाता है। ठीक है, दोनों एक जैसे लगता है, बट केटेनरी पैराबोलिक इक्वेशंस को मतलब फॉलो नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सैग वायर जो सैग करेगा वो या तो केटेनरी या पैराबोलिक टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा सैग होता हो तो केटेनरी फॉर्म कर लेगा, सैग कम होगा तो पैराबोलिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। दूसरा हमें एजम्पशन करना है कि जो वायर में जो टेंशन लग रहा है, वायर में जो टेंशन लग रहा है वो टेंजेंशियली लग रहा है। ठीक है, टेंजेंशियली लग रहा है। तीसरा एजम्पशन जो इम्पोर्टेंट है कि टेंशन में जो वायर में जो टेंशन लग रहा हो थ्रू आउट द वायर सेम है। नॉर्मली क्या है तो ऐसा होता नहीं है, बट आपको जब डिज़ाइन करना है हर पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर हम लोग क्या है कि जो सबसे ज़्यादा टेंशन वैल्यू है जब भी डिज़ाइन करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन वैल्यू है उसी को लेके डिज़ाइन कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ रहेगा, लोएस्ट पॉइंट पर रहेगा। तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन इसको टी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिए, और हम लोग ये माने कि पूरे वायर में टी नॉट लग रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एक और एजम्पशन है कि हमें ये मानना है, ठीक है, कि सब टेंशन एट सपोर्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हॉरिजॉन्टल टेंशन एक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ द वायर। बी पॉइंट पर जो टेंशन लगेगा टी वो हॉरिजॉन्टली लगेगा, इसके आपका टेंजेंशियली लगेगा। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होगी उसकी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगी उसकी वैल्यू टी नॉट होगी। ये मान के चल रहा है, ये जो मेरा फोर्थ एजम्पशन है। द टेंशन एट द सपोर्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल टेंशन एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द वायर, और वो क्या है, T है। Thus if T is the tension at the support B, then T is equal to T naught। मतलब T टेंजेंशियली B पॉइंट पर जो टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है विल बी इक्वल टू जो O पॉइंट पर टेंजेंशियली लगा टेंशन वो। तो ये एजम्पशन है। ठीक है, एजम्पशंस कुछ लेना है ताकि मेरा सैग कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, और हम लोग ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी हम टेंशन कैलकुलेशन में लेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा टेंशन वायर में नहीं है। तब क्या होगा, डिज़ाइन होगा तो उसमें हम लोग कुछ सेफ्टी फैक्टर्स भी इंक्लूड कर लेंगे। सेफ्टी फैक्टर्स मतलब डिज़ाइन में जो आपने टेंशन कैलकुलेट किया है, सैग कैलकुलेट किया है, उसके अकॉर्डिंग
तो टेंशन मैक्सिमम लेके चलते, तो उससे ज्यादा मैक्स टेंशन तो वायर में होगा नहीं, तो जो भी डिजाइन होगा वो परफेक्टली होगा, तो सेफ्टी मार्जिन भी इंक्लूड हो गया ना। तो ये सब चीजें कुछ एजम्पशंस लेके चले हैं। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, टेंशन कम होगा तो सैग टेंशन, एक सीधा सा चीज है, लो कंडक्टर टेंशन मिनिमम सैग। हमें क्या चाहिए, कंडक्टर भी कम, टेंशन भी कम चाहिए और सैग भी कम होना चाहिए, बट दोनों एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सैग को बढ़ा देते हैं, टेंशन को भी बढ़ा देते हैं, ताकि एक पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज पॉइंट निकल सके। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ सैग में जाते हैं। इसमें कैलकुलेशन ऑफ सैग में बहुत सारा फैक्टर्स इंक्लूड होगा। यहाँ पे तीन तीन लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे। पहला ये होगा कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है वो इक्वी पोटेंशियल, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी सरफेस है, इक्वी लेवल्स पे है, मतलब जिसका ग्राउंड लेवल सेम है। ठीक है, जैसे हिली एरियाज में क्या होता है ना कि ए पॉइंट नीचे हो सकता है, बी पॉइंट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इवन सरफेस है, प्लेनर एरियाज है, तो वहां पर ये चीजें नहीं रहेगी। तो पहला कंडीशन हम एक करते हैं कि जब टावर इरेक्ट हुआ है जिसका ग्राउंड लेवल सेम है। दूसरा में हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड लेवल सेम नहीं है, और तीसरा में हम लोग इफेक्ट ऑफ आइस एंड विंड को भी देखेंगे, क्योंकि वायर को आप इरेक्ट कर रहे हैं तो उस पर आइस कोटिंग हो सकता है ना। ठीक है, डस्ट कोटिंग भी होगा, पर डस्ट की वैल्यू उतना ज्यादा नहीं होगी, इसीलिए डस्ट को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, बट यस आइस विल बी अ कंसिडरेबल पॉइंट, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। जैसे मान लीजिए कहीं पे जहाँ पे ठंड एरिया है वहां पर क्या होता है, आइस की कोटिंग कंडक्टर पे लग जाती है, तो उसका वेट भी तो आ जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा वो टेंशन क्रिएट करेगा। उसी तरीके से विंड है, तो विंड क्या करेगा, वायर में एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इन दोनों को भी हमें कंसिडर करके चलना है। ठीक है, क्लियर। तो तीन केस हम लोग देखेंगे। पहला इक्वल लेवल, दूसरा अनइवन सरफेस, और तीसरा इफेक्ट ऑफ आइस एंड विंड। ठीक है, दूसरा एक और चीज है कि हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं उसमें जो हम लोग टेंशन क्या लेके एक्चुअल जो टेंशन होगा उसको हम लोग कम से कम ऐसा डिजाइन करें कि वो हम लोग जो टेंशन यहाँ ले रहे हैं वो 2 टाइम्स हो। तो यहाँ 50% ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर वायर ब्रेक करता है जिस टेंशन के वैल्यू पर, उससे हमें क्या कर डिजाइन करने से हमें हम वायर का जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे हम लोग हाफ कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन में। उससे क्या होगा कि हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 50% सेफ्टी मार्जिन हो गया। मतलब हम ये लेके एक्चुअल में कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है एक्चुअल में, पर जब हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम डिजाइन करें, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जो एक्चुअल हमारा यहाँ टेंशन आ रहा है, वेट टेंशन इन द कंडक्टर जो एक्चुअल है, कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, इस टेंशन के 2 टाइम्स होना चाहिए, तब मेरा परफेक्ट या सेफ्टी मार्जिन लेके हम डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है, इक्वल लेवल्स। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए दो कंडक्टर ए और बी जो इक्वी लेवल सपोर्ट्स पर है। यहाँ पे एक टावर है और यहाँ एक टावर है, और दोनों का ग्राउंड लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, ग्राउंड लेवल सेम है। क्लियर। सो चलिए एल क्या हो गया, स्पैन लेंथ, दो टावर के बीच का डिस्टेंस एल हो गया। डब्ल्यू क्या है, वेट, कंडक्टर का वेट पर मीटर, एक एक मीटर का वेट हम लोग कंसिडर कर लिए। और टी हो गया टेंशन, जो आपको मैंने बताया कि हर पॉइंट पर सब सेम लग रहा है, हर पॉइंट पर टेंशन टी। ठीक है, हर पॉइंट पर सेम लग रहा है, टी टेंशन। ठीक है, जो मैंने कंसिडर किया था पहले। ठीक है, तीसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि देखिए सैग जो स्पैन लेंथ है एल के कंपैरिजन में एस काफी छोटा होता है ना, इसीलिए जो हम ये जो लेंगे ओपी डिस्टेंस, जैसे ओ
और P डिस्टेंस, ये एग्जैक्टली लेंथ ये है, ठीक है, ये है OP डिस्टेंस, पर इसको हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि OP और x में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ कंसिडर कर ली OP इक्वल टू x, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है दो OP एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक लिए आर्बिट्री पॉइंट P, ठीक है, उस पर हम लोग देख रहे हैं कि नेट टेंशन नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पर P पर फोर्स क्या लग रहा है, एक वेट लग रहा है। ओपी, अगर ओपी कंडक्टर कंसिडर करते हैं तो उसका वेट क्या होगा, मिडिल पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस x/2 पे, ये x है, ये डिस्टेंस क्या होगा x/2, और टेंशन T एट O लग रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर निकालना है तो उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है मोमेंट का, जैसे मान लीजिए हमें ये ओपी हम लोगों ने कंसिडर किया है कंडक्टर, ठीक है, सो ओपी कंडक्टर हमने कंसिडर किया है, तो ओ पॉइंट पर मोमेंट अगर निकालते हैं तो देखिए ओ पॉइंट पर जब हम मोमेंट निकालते हैं उस केस में क्या हो रहा है, एक पी पे टेंशन लग रहा है, एक पी पे टेंशन लगा, तो पी पे जो टेंशन लग रहा है, पी पे जो टेंशन लग रहा है हॉरिजॉन्टली, उसकी वैल्यू क्या है, हमने एज्यूम किया था टी, हमने बताया था ना टी जो टेंशन यहाँ लग रहा है विल बी इक्वल टू टेंशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स टेंशन एट ऑल द पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उसके इक्वल टी होगा। तो ये पी पे टेंशन टी लगा, और ये पी का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितना है, वाई डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वाई, अबाउट द ओ निकालना है, ठीक है। तो ये टी इंटू वाई हो गया मोमेंट, नाउ टी इंटू वाई हो गया। दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, दूसरा फोर्स सेंटर पे लग रहा है, ठीक है, तो सेंटर पे लग रहा है दूसरा फोर्स, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नीचे है, डाउन की तरफ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ओ क्या है x/2, और तीसरा फोर्स लग रहा है टी जिसका डिस्टेंस ओ से क्या है 0 है ना। तो अल्टीमेट इक्वेशंस क्या हो गया, टी इंटू वाई इक्वल टू wx/2। नाउ wx इसलिए क्योंकि वेट जो लिए है वो पर मीटर है, तो टोटल लेंथ कितना है, कंडक्टर का टोटल लेंथ है x, ओपी का x है ना, तो w इंटू एक्स हो गया, और ये जो t इंटू 0 हो गया क्योंकि डिस्टेंस o से क्या है इस टेंशन का 0 है, इसीलिए इक्वेशन चला गया है 0, टी इंटू 0 0 हो गया, ठीक है, टी इंटू 0 0 हो गया। तब ये मोमेंट, बस यही तीन फोर्स लग रहा है, यही तीन फोर्स लग रहा है ना, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, ये डाउन की तरफ, ये अप की तरफ, ठीक है, इसमें दो ही फोर्स है, ठीक है, तो इसलिए इक्वेशंस विल बी टी वाई इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स, डब्ल्यू एक्स इंटू x/2, क्योंकि ओ पॉइंट पर मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, देखिए तीन फोर्स लग रहा है, जिसके एक फोर्स का डिस्टेंस सेंटर से 0 है, बचा दो फोर्स, तो दो फोर्स टी इंटू वाई हो गया, और ये डब्ल्यू एक्स इंटू x/2, तो मोमेंट यही चीज हुआ ना। अब आप बोलिएगा ये इक्वल क्यों लिखे, इसलिए इक्वल लिखे हैं क्योंकि देखिए
ये फोर्स नीचे की तरफ ओ पॉइंट पर कंडक्टर को नीचे की तरफ ले जा रहा है, और पी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ ले जा रहा है। ये बैलेंस है ना, स्थिर है, वायर तो स्थिर है ना, इसका मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है दिस विल बी काउंटरिंग दिस फोर्स, इसीलिए इक्वेशन इक्वल लिए है। यहाँ पर इक्वल क्यों लिए, इसलिए लिए है इक्वल क्योंकि ये वो ओपी क्या है, ओपी स्टेबल है, स्टेबल है इसका मतलब है कि इसमें दो तरह का फोर्स लग रहा होगा, एक एक फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी तो बैलेंस है ना। इसीलिए क्या है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल लिए है टी वाई, क्योंकि ये मोमेंट को ये मोमेंट काउंटर कर रहा है, इसीलिए इक्वल हो गया। और इससे अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू टी आएगी, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू टी हो गया। अब x का वैल्यू अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम x l बाई टू ले लेते हैं, ये p का पॉइंट b पे कॉन्साइड अगर करता है तो मेरा जनरल इक्वेशन निकल गया। अगर x की वैल्यू l बाई टू है तो s की वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट टी। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सैग। ठीक है, तो टावर की हाइट अगर डिफाइन करनी है तो सैग को कैलकुलेट करना जरूरी है। अब सैग कैसे कैलकुलेशन होगा, एल आपको पता है, दो टावर के बीच में लेंथ कितना रखना है, और टेंशन पता है वायर में क्या टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि वायर का आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ पता है। जो वायर का टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगा वायर का, उससे आधा ले लेना है सीधा। अल्टीमेट स्ट्रेस जो होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा जो वायर का, जिस पॉइंट से ज़्यादा अगर टेंशन लेते हैं तो वायर टूट जाएगा, उससे आपको आधा ले लेना है, जो यहाँ पे आपने कंसिडर किया है सेफ्टी मार्जिन 50%। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आपको पता है और यू कैन इजिली कैलकुलेट द एस की वैल्यू आ गई, आपको टावर की हाइट पता चल गई। अगर मान लीजिए टावर की हाइट को फिक्स रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, टावर की हाइट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उस साइड मेरा फिक्स हो जाएगा। उस केस में आप एल को वेरी करवा सकते हैं या टी को वेरी करवा दीजिए, वायर ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ की वायर लीजिए। तो इस तरीके से डिज़ाइन होता है, आप न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, सो ये एस एल और टी किस तरीके से वेरी कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये हमें हमारा निकल गया। ठीक है, ये मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स एग्जैक्टली क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है, वहां से जहां पे फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो वो निकल गया। अब इसमें आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसलिए लिया है, ये क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ है, इधर है, मैंने बताया ना टेंजेंशियली लग रहा है। ठीक है, टेंजेंशियली लग रहा है फोर्स। सो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये नहीं हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये मोमेंट अबाउट दिस इज गोइंग टू, ये इधर जा रहा है और ये इधर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया इस पॉइंट का यहाँ से, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा है ना, उसी तरीके से फोर्स इधर लग रहा है, इस साइड में फोर्स लग रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो ये केस था हमारा कि जब सपोर्ट एक लेवल पे है, अगर मेरा सपोर्ट एक लेवल पे नहीं होता है, जैसे ये है केस, ठीक है, हिली एरियाज है, यहाँ पे टावर इरेक्ट हुआ, टावर की हाइट हो सकती है सेम, टावर की हाइट सेम है, पर क्या है ये चीज और ये चीज एक लेवल पे नहीं है, ग्राउंड पॉइंट, उस केस में हमारा डिजाइन डिफर हो जाएगा। तो एल मान लीजिए स्पैन लेंथ है, एच डिफरेंस हो गया एस दोनों सैक के बीच में, ठीक है, एल एक्स एच क्या हो गया, ये ग्राउंड देखिए, ये ओ लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट और बी के बीच में डिफरेंस क्या है, S2,
और लोएस्ट पॉइंट और ए के बीच में डिफरेंस क्या है, S1, और S2 माइनस S1 हो गया H, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टू सपोर्ट्स। T हो गया टेंशन इन द कंडक्टर, सेम जैसे पहला था, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा उसका हाफ लेना है, ठीक है। नाउ इफ W इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ऊपर वाले फार्मूला के हिसाब से मोमेंट अगर निकालेंगे फोर्स, तो y इज इक्वल टू WX² by 2T आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर S1 ले लिए, y क्या है, सैगी है ना, S1 का वैल्यू हो गया WX1² by 2T, और S2 की वैल्यू हो गया WX2, ये X2 हो गया। इक्वी लेवल सरफेस पे क्या था, ये हाफ था ना, X क्या था, L/2 था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, O मिड पॉइंट पर नहीं है। O मिड पॉइंट पर कब रहता है, जब A और B दोनों एक लेवल पे रहता है, एक लेवल पे नहीं है, इसीलिए O मिड पॉइंट पर नहीं होगा। O मान लीजिए टावर A से X1 डिस्टेंस पर है, और O टावर B से X2 डिस्टेंस पे है, और X1 + X2 L है मेरा, वो श्योर है। तो हमारा S1 सैग और H2 सैग निकल गया, ठीक है। सेम मोमेंट ऑफ फोर्स से निकालिएगा, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट S2 माइनस S1 कर दिए, ठीक है। X1 + X2 L है, ये फॉर्मूला आ गया। S2 माइनस S1 H है, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से ये चीज़ निकाले, X2 माइनस X1 ये आ गया, और X2 + X1 मेरा L है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं अगर, तो मेरा X1 और X2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। X1 और X2 की वैल्यू मेरा निकल गई। तो इससे क्या आइडिया लगा मेरा, X1 और X2 की वैल्यू अगर निकल जाती है, तो ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट का ग्राउंड क्लियरेंस क्या हो गया पता चल जाएगा हमें। वो क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये इसकी आइडिया लग जाएगी हमें। तो इस तरीके से टावर डिजाइन होता है। सेकंड केस हम लोगों ने देखा, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप X1 और X2 को आपका डिफाइंड है, तब आप इजिली S1 और S2 को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। W हमारा कंडक्टर का, ये सारा डिपेंड, देखिए इसमें क्या क्या चीजें, W है, T है, ठीक है, ये क्या है, ये डिजाइनर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये X1 X2 क्या है, ये मेरा, अगर मैंने ये ऐसा केस लिया, तो हमारा X1 और X2 की वैल्यू क्या होगी वो पता चल गया। अब इससे आइडिया हमें लग जाएगा कि ये सेफ मार्जिन लेना सही है कि नहीं है। उस हिसाब से हम इजीली अप एंड डाउन कर सकते हैं, T और W की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो S1 और S2 है ये सेफ रखना है ना, सैग को सेफ रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नीचे अगर वो चला जाएगा, मान लीजिए वो इधर आ जाता है, उस केस में इधर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम हो जाएगा, देयर मे बी प्रॉब्लम, हाई टेंशन वायर है, इसीलिए वो पॉइंट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सरफेस तो अनइवन सरफेस है ना, इसीलिए X1 और X2 की जानकारी रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। X1 ये बता रहा है कि वो पॉइंट कितना नीचे होगा इस लेवल से, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ भी आ सकता था, वो पॉइंट यहाँ भी आ सकता था, वो X1 और X2 पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए डिज़ाइन करने समय ये पूरी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग दो केसेस को कंसिडर किए, एक इवन सरफेस का, एक अनइवन सरफेस का, ठीक है। एक इवन सरफेस, एक अनइवन सरफेस को लेके हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू।